हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसा कि बच्चों आपको विदित है कि कोरोना वायरस के कारण पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन कर दिया गया और उसकी वजह से बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10th और सीनियर की स्थगित कर दी गई। प्रिय बच्चों, अब आपको ये जानकारी है कि 29 जून और 30 जून दोनों एग्जामों में गणित कक्षा 10th की शेष परीक्षाएं एसएस और गणित की परीक्षाएं होनी है। तो बच्चों, मैं आपको कक्षा 10th का एक टॉपिक है, उस टॉपिक का अध्ययन करा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रिय बच्चों, सबसे पहले अपन जानेंगे कि द्विघात समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है। जैसा कि बच्चों नाम से स्पष्ट है कि वह समीकरण जिसमें अज्ञात चर की उच्चतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, नाम से क्लियर पता लग रहा है, द्विघात अर्थात 2 घात, अर्थात वह समीकरण जिसमें अज्ञात चर की उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कहने का मतलब यहाँ समीकरण तो ये इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ax² प्लस bx प्लस c है, एक पक्ष 0 है। समीकरण वह होता है जिसमें 2 पक्ष होते हैं, एक LHS पक्ष और एक RHS पक्ष। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ x की उच्चतम घात 2 है। x की उच्चतम घात 2 होने की वजह से इसको द्विघात समीकरण कहा जाएगा। बच्चों ध्यान दें, एक शब्द आता है बहुपद, एक शब्द आता है समीकरण, दोनों में अंतर है। बहुपद में एक पक्ष होगा। कहने का मतलब अगर द्विघात बहुपद की यहाँ बात करें तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होगा, लेकिन अगर द्विघात समीकरण की बात करें तो होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बच्चों ध्यान दें, और भी मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोशिश करें समझने की। जैसे मैंने लिख दिया 2x² प्लस के 5x प्लस 3 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ x की उच्चतम घात 2 है। इसके साथ साथ और एक एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, ध्यान दें 3x² प्लस के 6x बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि बच्चों इसमें x की उच्चतम घात 2 है। क्योंकि अपन डेफिनेशन से जानते हैं कि वह समीकरण जिसमें अज्ञात चर की उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ देखें, अज्ञात चर यहाँ x है तो x की उच्चतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। देखिए एक एग्जांपल और देखें। जैसे मैंने लिख दिया 5x² माइनस 5 बराबर 0। तो बच्चों ये भी एक द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि x की उच्चतम घात 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये भी एक द्विघात समीकरण है। मित्रों ध्यान दें, जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस 3 बराबर 0। तो ध्यान दें, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x की उच्चतम घात 2 नहीं है। बच्चों हम जानते हैं कि जिस समीकरण में x की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। 5x प्लस 3 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण है। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं रैखिक समीकरण में अज्ञात चर की उच्चतम घात 1 होती है, इसलिए इसमें उच्चतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं। देखिए एक एग्जांपल से और समझें। x प्लस 1/x बराबर 3 और x नॉट इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों ध्यान दें, ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मानक रूप में लाना पड़ेगा। बच्चों ध्यान दें, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां
ए, बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। कहने का मतलब ए, बी और सी वास्तविक संख्याओं को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगी। ए के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या लिखी जा सकती है, बी के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या लिखी जा सकती है, सी के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या लिखी जा सकती है। ध्यान दें, अब हमें ये देखना है कि x + 1/x = 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए आप बच्चों इसको डायरेक्ट देख नहीं पा रहे हो कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप ध्यान दें कि इसकी कैलकुलेशन करें। और बच्चों कैलकुलेशन अपने आप दिख रही है। क्या कैलकुलेशन दिख रही है? इसके अपोन में 1 लिख दें और इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आ गया x और 1 का भाग x में देते हैं तो x बार गया और x × x करते हैं तो x² आ गया प्लस x में x का भाग देते हैं तो बच्चों 1 आता है और 1 का गुणा 1 से करें तो 1 = 3। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वज्र गुणा करें, वज्र गुणा करते हैं तो वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करें तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x² + 1 का गुणा 1 से होगा, x² + 1 बराबर x का गुणा 3 से होगा 3x। इस तरह से इसका प्रक्षांतरण करें हम तो x² + 3x को इधर ले आए -3x + 1 बराबर 0। तो बच्चों आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x की उच्चतम घात 2 है। तो बच्चों आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई होगी कि द्विघात समीकरण पहचानना आप सीख गए होंगे कि द्विघात समीकरण कब होता है और कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि x + 1/x = 3 समीकरण को डायरेक्ट देखने पे हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उस कंडीशन में मैंने इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद हमने ये डिसीजन ले लिया कि वास्तव में ये एक द्विघात समीकरण है। तो मित्रों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। एक बार पुनः समझ लें, वह समीकरण जिसमें अज्ञात चर की उच्चतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। प्रिय बच्चों, आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जिस समीकरण की जितनी उच्चतम घात होती है उसके मूल भी उतने ही होते हैं। जैसा कि मैंने ये लिखा 2x² + 5x + 3 = 0। इस द्विघात समीकरण में उच्चतम घात 2 है, उच्चतम घात 2 है तो बच्चों इसके मूल भी 2 आएंगे। कहने का मतलब इसके आंसर भी 2 आएंगे, मूल 2 आएंगे। तो देखिए इसके भी 2 मूल होंगे क्योंकि x की उच्चतम घात 2 है। इसमें भी मूल 2 होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि इसमें भी x की उच्चतम घात 2 है। ध्यान दें, इसमें x की उच्चतम घात 1 है इसलिए इसका 1 ही मूल होगा। उसके बाद देखिए इसमें x की उच्चतम घात 2 है इसलिए इसके मूल भी 2 होंगे। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी बच्चों कि जिस समीकरण में जितनी उच्चतम घात होती है उसके मूल भी उतने ही होते हैं। देखिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ y की घात 3 -7y + 6 = 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ अज्ञात चर y है, अज्ञात चर की उच्चतम घात 3 है। तो कहने का मतलब मित्रों आपके माइंड में तुरंत सेट हो जानी चाहिए कि यहाँ y के 3 मूल प्राप्त होंगे, y के 3 मूल प्राप्त होंगे अर्थात y की 3 वैल्यू आएंगी और तीनों को तीनों वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करेंगी। ध्यान दें, वही बात द्विघात समीकरण में है बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया है और ध्यान से सुने कि x की उच्चतम घात यहाँ 2 है इसलिए इसके मूल भी 2 आएंगे और जो 2 मूल आए हैं वो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये अगर दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दें तो समझ लें हमने जो इसका सॉल्यूशन किया है वो सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिए द्विघात समीकरण की हमने साधारण जानकारी जानी अर्थात केवल डेफिनेशन को हमने यहाँ समझा। डेफिनेशन आप लोगों के समझ में आ गई होगी मित्रों। आगे की बात सुने, देखिए आगे की बात सुने कि द्विघात समीकरण का मानक रूप
आपको आना चाहिए। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो आपको याद रखना है। क्या रखना है कि इसका जो मानक रूप है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बच्चों ध्यान रखें, यहाँ x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि x² का गुणांक 0 हो जाता है तो ये वाला पोर्शन ax² वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं के मध्य में कोई चिन्ह ना हो या दो बीजीय व्यंजकों के मध्य में कोई चिन्ह ना हो तो उसमें गुणा का चिन्ह माना जाता है। बच्चों यदि a का मान यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 गुणा x² करेंगे तो 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ विशेष ध्यान रखें कि यहाँ x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी आ जाए वास्तविक संख्याओं में से। तो ये मानक रूप आपको याद रखना है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगली बात सुने, द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक प्रकार है बच्चों मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। अब हम ये जानेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण के अंतर्गत कौन कौन से द्विघात समीकरण आते हैं। तो विशेष ध्यान दें, शुद्ध द्विघात समीकरण के अंतर्गत दो टाइप के द्विघात समीकरण आते हैं। पहले टाइप का आता है ax² प्लस bx बराबर 0। पहले टाइप का शुद्ध द्विघात समीकरण आता है ax² प्लस bx बराबर 0 और दूसरे टाइप का द्विघात समीकरण आता है ax² प्लस c बराबर 0। तो बच्चों कहने का मतलब यदि आपको मानक रूप याद है तो मानक रूप याद करने अगर आपको याद है तो शुद्ध द्विघात समीकरण को इजी वे में अपन याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार ax² के साथ bx ले लिया, एक बार ax² के साथ प्लस c ले लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुद्ध द्विघात समीकरण के अंतर्गत दो प्रकार के द्विघात समीकरण आते हैं। पहला प्रकार है ax² प्लस bx बराबर 0, दूसरा प्रकार है ax² प्लस c बराबर 0। अब ध्यान दें, प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इस द्विघात शुद्ध द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया गया हो तो देखिए एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं यहाँ ले लेता हूं। जैसे ले लिया 3x² प्लस के 9x बराबर 0। बच्चों समझने का प्रयास करें, ये क्वेश्चन इस टाइप का है, ax² प्लस bx बराबर 0 टाइप का है। तो इसके लिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले अपन इसमें से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो कॉमन आ जाएगा इसमें, देखिए 3 कॉमन आ रहा है 3 और उसके बाद x कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद इसका भाग दिया जाएगा तो बच्चों ये बचेगा x प्लस ये बचेगा 3 बराबर 0 और यहां से लिखा जाएगा या तो 3x बराबर 0 या फिर x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान दें यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका गुणक बटे में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 0/3, इसका मतलब x बराबर 0। ध्यान दें इसका पक्षांतरण करें, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर -3। तो मित्रों इसके दो आंसर आ गए, x बराबर 0 और x बराबर -3। और आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई होगी क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में उच्चतम घात जितनी होती है उसके मूल भी उतने ही आते हैं। तो कहने का मतलब इसके मूल एक तो 0 आ गया, एक -3 आ गया। तो कहने का मतलब ये इसके आंसर हो गए। अब हमें
ये सर्टिफिकेशन लेना है कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन सही है अथवा गलत है। तो जो आपका आंसर आया है उन आंसरों को इनमें पुट करके देखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण में, और पुट करने पर यदि इस समीकरण को ये मान संतुष्ट कर दें, संतुष्ट करने का मतलब है कि x के स्थान पर 0 रखेंगे LHS में, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 का वर्ग प्लस 9 इंटू 0, तो इसका मतलब LHS पार्ट में x बराबर 0 रखा तो 0 आया, और RHS में 0 है ही, इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब x बराबर 0 दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। उसके बाद x बराबर -3 की बात करें तो x के स्थान पर यहाँ -3 रखा जाएगा, तो मित्रों रख के देखें 3 इंटू -3 का वर्ग प्लस 9 हो गया, 9 इंटू 3 करें 27 प्लस 9 इंटू -3, तो यहाँ तो प्लस का 27 यहाँ माइनस का 27 दोनों कट गए और LHS में 0 आया और मित्रों RHS में 0 है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे इस बात को कि जो आपका द्विघात समीकरण के जो मूल आते हैं यदि वो मूल दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दें तो वो मूल सही है। तो देखिए टू द पॉइंट आते हैं, ध्यान दें। शुद्ध देखिए द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है। सबसे पहले टाइप का प्रकार है शुद्ध द्विघात समीकरण, और शुद्ध द्विघात समीकरण के अंतर्गत बच्चों दो टाइप के प्रश्न आते हैं। पहले टाइप का प्रश्न आता है ax² + bx = 0। दूसरे टाइप का प्रश्न आता है ax² + c = 0। पहले टाइप के प्रश्न को मेरे मित्रों आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। दूसरे टाइप का प्रश्न और ले लेते हैं। दूसरे टाइप का प्रश्न है ax² + c = 0। तो मैं इस तरह का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल ले लिया 5x² - 125 = 0। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन इससे इस जैसा है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको यदि सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान दें। पक्षांतरण करेंगे या कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करें तो ये आ जाएगा 5x² = 125। तो ध्यान दें x² बराबर आ जाएगा 125/5, तो x² बराबर आ जाएगा 25। उसके बाद ध्यान दें ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों कि मुझे यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ x² आ रहा है, इसलिए घात 2 को यहाँ से हटाना है। और घात 2 कब हटेगी तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, यदि घात 2 को हटाएं और इधर ले जाएं तो घात उल्टी हो जाएगी। कहने का मतलब घात 2 का उल्टा 1/2 होता है, और मित्रों पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल का साइन होता है। तो देखिए अगले स्टेप में x बराबर 25 का √ और देखिए प्लस माइनस का चिन्ह और आएगा। तो ओवरऑल आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि किसी घात 2 को हटाना है और इधर ले जाना है, दूसरी साइड ले जाना है, तो एक तो √ का साइन आएगा और उसके साथ साथ प्लस माइनस के चिन्ह आएंगे। तो ध्यान दें x बराबर आ गया ±5। तो मित्रों आपके बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ x की उच्चतम घात 2 है, इसलिए इसके मूल भी 2 आए। एक तो x बराबर +5 और एक x बराबर -5। और मित्रों ये दोनों ही मूल इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आगे की बात देखते हैं कि दूसरा टाइप होता है द्विघात समीकरण का मिश्रित द्विघात समीकरण। और मिश्रित द्विघात समीकरण के अंतर्गत केवल एक टाइप का क्वेश्चन आता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 केवल मानक रूप आता है। और ध्यान दें अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि सर शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करना तो हमने सीख लिया, मिश्रित द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। तो गौर करें मिश्रित द्विघात को समीकरण को हल करने की अपन के 3 विधियां होती। सबसे पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। सेकंड नंबर की विधि है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और थर्ड नंबर की विधि है
श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य सूत्र। ध्यान दें, मिश्रित द्विघात समीकरण को अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि, थर्ड विधि का नाम श्रीधराचार्य विधि। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। अब ध्यान दें, गुणनखंड विधि आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुकी है। आपने पूर्व कक्षाओं में गुणनखंड विधि के बारे में जानकारी जुटा ली है। जैसे आपको मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं कि द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए, वो हल कीजिए। तो देखिए, इस द्विघात समीकरण को यदि हल किया जाएगा तो यहाँ सबसे पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। बच्चों, आपको यहाँ विधि का नाम लेके भी प्रश्न पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने प्रश्न को लिखा। अब मैं यहाँ इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से बताऊंगा, ध्यान देनी है। इस प्रश्न को अपन गुणनखंड विधि से करें तो देखिए, गुणनखंड विधि क्या है। सबसे पहले आपको जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको उतारा जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ध्यान दें, इसके लिए आपको पता है x² के गुणांक को और अचर पद को गुणा किया जाएगा और मन में गुणा किया जाएगा। मित्रों, 6 का गुणा x² से किया तो 6x² आया। उसके बाद बीच वाली संख्या है 5x। 5x के ऐसे 2 टुकड़े किए जाएंगे या 5x को ऐसी 2 संख्याओं में विभाजित किया जाएगा कि जोड़ने पर तो 5x आए और गुणा करने पर 6x² आए। तो मित्रों, आपके समझ में आ गया होगा कि 5x को यदि 3x प्लस 2x के रूप में प्रदर्शित कर दें तो 3x प्लस 2x जोड़ें तो आता है 5x और 3x इंटू 2x गुणा करते हैं तो आता है 6x²। तो कहने का मतलब हमारा ये टुकड़े हो गए। तो ध्यान दें, x² एजिटेज प्लस 5x को लिखा जा सकता है 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। उसके बाद देखिए, अगले स्टेप में 2 की जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। इन दोनों जोड़ाओं में से कॉमन लिया जाएगा। तो देखिए, पहले जोड़े में से x कॉमन आया, क्या बच गया? x प्लस 3। उसके बाद इस जोड़े में से 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया? x और 6 में 2 का भाग दें तो 3 बराबर 0। मित्रों, कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या को कॉमन लेते हैं जिसका प्रत्येक पद में भाग चला जाए। कहने का मतलब x² प्लस 3 में से x कॉमन लिया क्योंकि x का x² में भी भाग जा रहा है, 3x में भी भाग जा रहा है। 2x प्लस 6 में 2 कॉमन इसलिए लिया कि 2x में भी 2 का भाग जा रहा है और 6 में भी 2 का भाग जा रहा है। ध्यान रखें मित्रों, यदि आपने गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण को आप हल करना चाह रहे हो तो उसमें इतना करने के बाद ये कोष्टक दोनों समान आएंगे। अगर समान आ जाए तो समझ लेना कि जो हमने काम किया है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए, अगले स्टेप में x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। x प्लस 3 कॉमन लिया तो देखिए, इधर तो बच जाएगा x, इधर बच जाएगा प्लस 2 बराबर 0। और मित्रों, यहां से लिखा जाएगा या तो x प्लस 3 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। उसके बाद देखिए, यहां से पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -3। यहां से भी पक्षांतरण करने पर तो यहां आ जाएगा x बराबर -2। तो कहने का मतलब इस द्विघात समीकरण के 2 मूल आ गए, x बराबर -2 और -3। हम जानते हैं
जिस समीकरण की जितनी उच्चतम घात होती है उसके मूल उतने ही आते हैं। तो बच्चों इसमें उच्चतम घात इस क्वेश्चन में 2 है, इसलिए इसके मूल भी 2 आ गए, -2 -3। और ये निश्चित बात है कि जो मूल आए हैं वो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, और अगर संतुष्ट करते हैं तभी हमारी कैलकुलेशन सही है, अन्यथा कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है, दोबारा करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, ध्यान दें, देखिए द्विघात समीकरण हमने ये पढ़ा। द्विघात समीकरण में आप ये बात समझ ही गए कि जिस समीकरण की जितनी उच्चतम घात होती है उसके मूल उतने ही आते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जैसे कि द्विघात समीकरण की बात करें कि द्विघात समीकरण में उच्चतम घात 2 है, इसलिए इसके मूल 2 आएंगे। अब ध्यान दें, दोनों के दोनों मूल वास्तविक आ सकते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों मूल काल्पनिक आ सकते हैं, एक मूल वास्तविक आ सकता है, एक मूल काल्पनिक आ सकता है। समझने का प्रयास करना, काल्पनिक मूल किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान दें, यदि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन आ जाए, संख्या आ जाए, जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट -3, ये आ जाए x बराबर अंडर रूट -3 आ जाए, तो ये काल्पनिक मूल है। कैसा मूल है? काल्पनिक मूल। तो आप ध्यान दें, काल्पनिक मूल वही होंगे जिनके अंडर रूट के अंदर यदि नेगेटिव साइन आ जाए तो वो काल्पनिक मूल होंगे मित्रों। अब देखिए, गुणनखंड विधि तो आपने पहले भी पढ़ रखी है, पिछली कक्षाओं में पढ़ी है। उसके बाद ध्यान दें, अगली विधि है पूर्ण वर्ग विधि। मित्रों, आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि हमारे पास थी तो पूर्ण वर्ग विधि आने की क्या जरूरत थी। तो मित्रों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिखा x² + 5x + 6 = 0, ठीक है। और अभी मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं x² + 4x + 1 = 0। तो मित्रों, आपको ये बात समझनी है कि गुणनखंड विधि केवल उन्हीं में लगती है जिनके टुकड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब 5x को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ दिया कि जोड़ने पर तो 5x आए और गुणा करने पर 6x² आए। तो इसको तोड़ने में कहने वाला ये क्वेश्चन टूट गया था 3x + 2x में। लेकिन प्रश्न नंबर 2 की बात करें, x² + 4x + 1 = 0। तो इसमें देखिए, मैंने आपको तरीका बताया कि x² के गुणांक और अचर पद को गुणा कर ले मन में, गुणा करने पर ये x² आया। फिर 4x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो 4x आना चाहिए और गुणा करने पर x² आना चाहिए। तो बच्चों, आप इस बात को सोचेंगे तो खुद तुम ही इस बात का डिसीजन ले लेंगे कि इस तरह की दुनिया में कोई संख्या ही नहीं है कि गुणा करने पर तो कहने का मतलब 1 आए और जोड़ने पर 4 आए। इसलिए ये विधि यहाँ फेल हो जाती है मित्रों, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि केवल उन्हीं द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने में सहायक है जिसके खंड हो जाएं। तो प्रत्येक सवाल का खंड संभव नहीं है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 की चर्चा की, एग्जाम्पल नंबर 2 की चर्चा की। एग्जाम्पल नंबर 1 के तो टुकड़े हो गए, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 के टुकड़े नहीं हुए। तो गणितज्ञों ने सोचा कि भाई काम ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण तो एग्जाम्पल नंबर 1 भी है और द्विघात समीकरण एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। तो इनको सॉल्व तो करना है हमें। तो गुणनखंड विधि यहाँ प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करने में समर्थ नहीं है। कहने का मतलब गुणनखंड विधि केवल उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करती है जिनका खंड हो जाए। तो प्रश्न नंबर 2 के खंड नहीं है। तो बच्चों, आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए। क्या सेट हो जाना चाहिए कि जिनके खंड संभव नहीं हो उनके लिए 2 विधियां आई। एक तो पूर्ण वर्ग विधि आई और पूर्ण वर्ग विधि का ही संशोधित रूप श्री धराचार्य विधि आई। तो देखिए, यहां बच्चों पूर्ण वर्ग विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दें, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि ध्यान दें, पूर्ण वर्ग विधि
पूर्ण वर्ग विधि, माना कि मैं मानक रूप कोई ले लेता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। वैसे पूर्ण वर्ग विधि अस्तित्व में क्यों आई? क्योंकि गुणनखंड विधि कई द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने में सहायक नहीं है, इसलिए गणितज्ञों ने दूसरी विधि विकसित की और उस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हमें हल करना है। तो बच्चों ध्यान से सुने, पूर्ण वर्ग विधि की प्रक्रिया मैं आपको पहले बोल के बता रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इस एग्जाम्पल के द्वारा। तो ध्यान से सुने, पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहला स्टेप होगा कि अचर पद का पक्षांतरण करके एक साइड में ले जाएंगे। कहने का मतलब प्लस सी यहाँ कांस्टेंट है, अचर है, अचर का पक्षांतरण करके एक साइड में ले जाएंगे। पहला स्टेप बच्चों समझ में आ गया होगा, प्रत्येक सवाल में आपको ये बात करनी है। दूसरा स्टेप ध्यान दें, दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाया जाएगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए आ रहा है गुणांक, तो कहने का मतलब ए को हटाया जाएगा। अब ए को हटाने के लिए दोनों पक्षों में ए का भाग दे देंगे। ओवरऑल आपके बात समझ में आ रही होगी कि पहले स्टेप में अचर पद का पक्षांतरण करते हैं, दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाते हैं। गुणांक को इकाई कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग लगा दिया जाता है। उसके बाद मित्रों थर्ड स्टेप पे ध्यान देना है। थर्ड स्टेप में एक्स के गुणांक का आधा करते हैं, आधा करने पर जो संख्या आती है उसी का वर्ग करते हैं, और वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसको दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। देखिए थर्ड स्टेप को एक बार पुनः समझ लें। एक्स के गुणांक को आधा करते हैं, आधा करने पर जो संख्या आती है उसका वर्ग करते हैं, और वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसको दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो देखिए तीसरा स्टेप आपके समझ में आ गया होगा। चौथा स्टेप देखें, चौथे स्टेप में LHS पक्ष का होल स्क्वायर बन जाता है, और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन होती चली जाती है। आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन में दिख जाती है कि करना क्या है, और लास्ट में जाके x के दो मूल प्राप्त हो जाते हैं। आप जानते हैं कि x यहाँ x की उच्चतम घात 2 है, इसलिए मूल भी 2 आएंगे। तो प्रिय बच्चों ध्यान दें, मैंने आपको प्रोसेसिंग बता दी है, अब उस प्रोसेसिंग का इस क्वेश्चन पे फॉलो करना है। तो ध्यान दें, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर हल कीजिए। तो मित्रों सबसे पहले अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करें तो यह आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस के bx बराबर माइनस c। पक्षांतरण कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाया जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनता कैसे है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है तो इसमें ए है, तो ए का दोनों पक्षों में भाग दे दिया जाएगा। तो दोनों पक्षों में ए का भाग देने पर, दोनों पक्षों में ए का भाग देने पर, दोनों पक्षों में ए का भाग देने पर, और भाग देंगे तो देखिए अलग अलग दे सकते हैं। ax स्क्वायर बटे ए प्लस bx बटे ए बराबर माइनस c बटे ए। अब देखिए अगले स्टेप में ध्यान दें, a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b बटे ए x बराबर माइनस c बटे ए। मित्रों दो स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे। पहले अचर पद का पक्षांतरण किया, दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाया, दोनों पक्षों में ए का भाग देके। थर्ड स्टेप ध्यान रखें, थर्ड स्टेप होता है एक्स के गुणांक का आधा। ध्यान दें, एक्स के गुणांक का आधा
आधा। अब x का गुणांक क्या है, b बटे a, इसका आधा करें तो 1/2 से गुणा करेंगे, आधे का मतलब 1/2 होता है, तो बराबर b बटे 2a। उसके बाद आधा करने पर संख्या आई b बटे 2a तथा b बटे 2a का वर्ग करने पर, तो b बटे 2a का वर्ग करने पर संख्या आई b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर आ गया b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में इसको जोड़ा जाएगा, तो दोनों पक्षों में जोड़ें तो क्या आएगा रिजल्ट, ध्यान दें। ये देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस b बटे a x एज इट इज प्लस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर को LHS में जोड़ दिया, और RHS में है माइनस c बटे a, इसमें भी जोड़ दिया जाएगा b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3 स्टेप आपको क्लियर हो गए मित्रों। पहला स्टेप क्या था कि अचर पद का पक्षांतरण करते हैं, दूसरा स्टेप क्या था एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाते हैं, तीसरा स्टेप क्या था x के गुणांक का आधा, आधा करने पर जो संख्या आती है उसी का वर्ग करते हैं, और वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसी को दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो ये स्थिति बन गई। और चौथा स्टेप ध्यान दें, देखिए इस LHS पक्ष का 100% होल स्क्वायर बनता है। कैसे बनेगा, इस पे से भाग दो, हटा दो, x रह गया, x के गुणांक का चिन्ह देखें, ये विशेष ध्यान दें इस बात पे कि यहाँ x के गुणांक का चिन्ह देखा जाएगा, यदि प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, और यदि माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। उसके बाद ध्यान दें, उसके बाद b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, किसका वर्ग करने पर ये संख्या आई, तो हमने स्टेप नंबर 3 में हमें पता है b बटे 2a का जब वर्ग किया था तो b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर आया, तो इसके स्थान पर लिखा जा सकता है b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर। उसके बाद ध्यान दें, इसकी अपने आप कैलकुलेशन दिख रही है कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, तो a का भाग 4a स्क्वायर में दिया तो 4a, और 4a का गुणा माइनस c से किया तो माइनस 4ac, प्लस 4a स्क्वायर का भाग 4a स्क्वायर में दिया तो एक बार, और एक गुणा b स्क्वायर किया तो b स्क्वायर। अगले स्टेप में ध्यान दें, x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको रीअरेंज कर लेता हूं, b स्क्वायर को पहले लिख दूं, 4ac को बाद में लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ध्यान दें, अगले स्टेप में घात 2 हटानी है और इधर ले जानी है इस पक्ष में, तो घात 2 कैसे हटती है बच्चों, एक तो अंडर रूट का साइन लगाते हैं और अंडर रूट साइन के साथ साथ प्लस माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस b बटे 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। अगले स्टेप में मित्रों जिसका अंडर रूट पूरी तरह से आ जाए उस पे से तो अंडर रूट का निशान हट जाएगा, और जिसका पूरी तरह से अंडर रूट नहीं आता है उस पे अंडर रूट का निशान लगा रहेगा। तो ध्यान दें, ये हो जाएगा x प्लस b बटे 2a बराबर प्लस माइनस, इसका अंडर रूट पूरी तरह से नहीं आ रहा है इसलिए इसका अंडर रूट का साइन b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का हमने वर्गमूल लिया तो 2a आ गया। उसके बाद बच्चों हमें ये जानकारी है क्योंकि इस क्वेश्चन में अज्ञात चर x है, तो अज्ञात चर x की वैल्यू फाइंड आउट करना ही समीकरण द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा। तो देखिए यहां से पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करने पर और पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस b बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगले स्टेप में 2a एलसीएम ले लिया जाएगा, x बराबर 2a एलसीएम, ये बच गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
तो इसका लास्ट रिजल्ट ये आया। और मित्रों, रिजल्ट को देखने के बाद आपके मन में विचार आ गया होगा कि ये तो श्रीधराचार्य का सूत्र है। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, पूर्ण वर्ग विधि की प्रक्रिया अगर आपको आती है तो श्रीधराचार्य की प्रक्रिया को जानने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप पूर्ण वर्ग विधि का जो फॉर्मूला है वो ये होता है मित्रों, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो कहने का मतलब ये अपने आप फॉर्मूला आ गया। अगर आप पूर्ण वर्ग विधि को जानते हैं तो मान लीजिए धराचार्य को आप जान गए। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि की जो प्रक्रिया है, पूर्ण वर्ग विधि की प्रक्रिया हम इस क्वेश्चन में लगाते गए और लास्ट में श्रीधराचार्य का सूत्र प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब, लेकिन मित्रों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि दुनिया में फेमस विधि श्रीधराचार्य विधि है, पूर्ण वर्ग विधि फेमस नहीं है। कहने का मतलब, पूर्ण वर्ग विधि वाला इतना चालाक नहीं था और श्रीधराचार्य चालाक आदमी था। एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं बात बताऊं, जैसे पूर्ण वर्ग विधि वाले सवाल को यहाँ छोड़कर चले गए, 3 + 2 लिख के चले गए और उसके साथ कोई ट्रेजरी हो गई माना की। तो श्रीधराचार्य आया, वो चतुर चालाक आदमी था और उसने इसको 5 कर दिया। तो कहने का मतलब, जो पूर्ण वर्ग विधि का जो फाइनल रिजल्ट आया उसी को श्रीधराचार्य ने सूत्र मान लिया और उसी को अपने नाम के ऊपर सूत्र का नाम दे दिया, श्रीधराचार्य सूत्र। तो x बराबर मित्रों ध्यान दें, श्रीधराचार्य का सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। देखिए, यही श्रीधराचार्य का सूत्र है। श्रीधराचार्य, आपको क्वेश्चन आ जाए, माना कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दे जैसे यही 2x² प्लस के 5x - 3 बराबर 0, इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए। तो श्रीधराचार्य का सूत्र ये है मित्रों, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो ध्यान दें, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है तो देखिए इस सूत्र में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि a का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है, c का मतलब क्या है। तो देखिए इस सूत्र में a का मतलब है, a बराबर है x² का गुणांक, a का मतलब होता है x² का गुणांक, और b का मतलब होता है x का गुणांक, और c का मतलब होता है अचर पद, c का मतलब होता है अचर पद। तो a का मतलब हो गया x² का गुणांक, b का मतलब हो गया x का गुणांक, c का मतलब हो गया अचर पद। तो ABC का मतलब श्रीधराचार्य के सूत्र में ABC का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल मानक रूप याद रखें। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, अचर पद c है। तो इससे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि श्रीधराचार्य का सूत्र में ABC का मतलब क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को यदि हमें करना हो श्रीधराचार्य विधि से, ये जो फॉर्मूला आया है ये श्रीधराचार्य सूत्र ही है। ये जो सूत्र है ये धराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं इस सूत्र को, जो पूर्ण वर्ग विधि का अंतिम परिणाम था। तो देखिए a का मतलब x² का गुणांक और x² के गुणांक का मतलब यहाँ 2 है मित्रों, और b का मतलब x का गुणांक यहाँ 5 है और यहाँ अचर पद -3 है, चिन्ह सहित लेना है मित्र। उसके बाद ये सब वैल्यू इसमें रख देनी है इस सूत्र में, और वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको x के 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों ध्यान दें, आपको मैंने तीनों विधियों के बारे में संक्षेप में बात की। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल करना सीखा, नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि से हल करना सीखा, नंबर 3 श्रीधराचार्य विधि से हल करना सीखा। मित्रों श्रीधराचार्य सूत्र में कोई स्पेशलाइजेशन बात नहीं है, केवल आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र याद ये है ही, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a।
इस सूत्र को याद करने के साथ साथ आपको यहाँ ये याद रखनी है कि ए, बी और सी का मतलब क्या है। तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है और बी का मतलब एक्स का गुणांक है और सी का मतलब अचर पद है। इन वैल्यूओं को, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यूओं को श्रीधराचार्य सूत्र में पुट कर दिया जाएगा। पुट करने के बाद कैलकुलेशन की जाएगी। नॉर्मल टाइप की कैलकुलेशन होती है मित्रों। करने पर लास्ट जो मूल प्राप्त होंगे वो 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन ने द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की तीनों विधियों का अध्ययन कर लिया। अब मित्रों आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि एक क्वेश्चन लें हम द्विघात समीकरण का और उसी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से करें, गुणनखंड हो जाए, उसी क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से करें, उसी क्वेश्चन को श्रीधराचार्य विधि से करें, तो तीनों से सॉल्व करने पर आंसर एक जैसा आएगा, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है मित्रों। प्रक्रिया अलग अलग मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, इसको उतार। बच्चों आपने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जाना, क्या था? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए यहां मैंने आपको एक बात बताई कि द्विघात समीकरण में हाईएस्ट अज्ञात चर की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसके मूल भी 2 आएंगे। तो 2 मूल आ गए, एक बार प्लस चिन्ह ले लें, एक बार माइनस चिन्ह ले लें। तो देखिए माना, ध्यान देना, माना इसका एक मूल अल्फा है, एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, दूसरा मूल बीटा है। तो देखिए अल्फा के बराबर तो मान लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर जो आएगा धराचार्य सूत्र में प्लस चिन्ह लेने पर जो बीजीय व्यंजक आएगा उसको तो अल्फा मान लें और माइनस चिन्ह वाला आएगा उसको बीटा मान लें। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब देखिए यदि दोस्तों इन दोनों मूलों का जोड़ करें, मूलों का योगफल करें तो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आएगा। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का योग कर रहे हैं तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 2a, इसका एलसीएम आ गया, 2a का 2a में भाग दिया एक बार और इसका गुणा करें तो ये एज इट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे तो माइनस बी और माइनस बी हो जाता है माइनस 2b अपॉन 2a। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 से 2 कट गया, माइनस बी बटे ए आ गया। तो मित्रों ध्यान रखें एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला कि मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। कहने का मतलब b का मतलब x का गुणांक है, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक है। तो मूलों का योगफल आ गया बराबर माइनस
x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है। उसके बाद इन दोनों मूलों का आपस में गुणनफल किया जाए। माना कि एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है, इन दोनों का गुणनफल करें तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसका गुणा किससे कर रहे हैं, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए गुणा करेंगे तो ऊपर वालों का गुणा ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों का गुणा नीचे वालों के साथ, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -b इंटू -b करें तो प्लस बी स्क्वायर, -b का गुणा इससे करें तो माइनस माइनस प्लस b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट का गुणा इससे करें तो ये आ जाएगा -b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का गुणा बी स्क्वायर माइनस 4ac से करें, दोनों पे अंडर रूट है इसलिए अंडर रूट हट जाएगा और माइनस चिन्ह, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगले स्टेप में अगली उसमें 2a का गुणा 2a से करें तो 4a स्क्वायर, और ये आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर बी स्क्वायर। देखिए ये आपस में कट गए, ये प्लस का है ये माइनस का है, बी स्क्वायर और ये माइनस चिन्ह आगे है, दोनों चिन्ह बदलेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस के 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया अगले स्टेप में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 4ac बटे 4a स्क्वायर। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा 4 से 4 कट गया, a स्क्वायर से ये a कट गया, तो क्या आ गया c बटे a, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया c बटे a। तो कहने का मतलब ये भी एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आया कि दो मूलों का यदि गुणनफल किया जाए तो c बटे a आता है। c का मतलब मित्रों अचर पद है और a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो देखिए श्री धराचार्य के सूत्र को हमने लिया और इस सूत्र को में एक मूल अल्फा माना, एक मूल बीटा माना, प्लस चिन्ह लिया वो अल्फा माना, माइनस चिन्ह लिया वो बीटा माना। उसके बाद इन दोनों का योगफल किया तो योगफल करने पर एक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, और दोनों का गुणनफल करने पर एक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। देखिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। आगे की बात सुने, यदि आपको द्विघात समीकरण के दो मूल दिए गए हों, देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। यदि द्विघात समीकरण के दो मूल आपको दिए गए हों और उनसे हमें द्विघात समीकरण प्राप्त करना हो, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, दो द्विघात आपको दो मूल दिए गए हों और दोनों मूलों से हमें द्विघात समीकरण प्राप्त करना हो तो हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होगी, और वो फॉर्मूला होता है मित्रों एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो देखिए ध्यान दें, एक्स स्क्वायर माइनस, यदि आपको दो मूल दिए गए हों, देखिए माना एक मूल x बराबर अल्फा दिया गया है और एक मूल x बराबर बीटा दिया गया है। आपको द्विघात समीकरण के दो मूल दिए गए हों और द्विघात समीकरण प्राप्त करना हो तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। यदि द्विघात समीकरण के दो मूल दिए गए हों और द्विघात समीकरण प्राप्त करना हो तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो मित्रों हम इस सूत्र का डेरिवेशन जानेंगे। तो देखिए इस सूत्र का डेरिवेशन जानने के लिए आपको यहाँ द्विघात समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। उसके बाद यहाँ इस द्विघात समीकरण के मानक रूप में दोनों पक्षों में ए का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा
दोनों पक्षों में ए का भाग देने पर और भाग देंगे तो ये आएगा ax² बटे a प्लस b बटे ax प्लस c बटे a बराबर 0 बटे a। उसके बाद देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो a से a कट जाएगा, x² बचा यहाँ प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a बराबर 0। अगले स्टेप में यहाँ अभी जो फॉर्मूला डिराइव किए कि मूलों का योगफल बराबर होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो मित्रों यहाँ हमें थोड़ी सी चालाकी करनी है। क्या चालाकी करनी है कि x², देखिए इस प्लस के स्थान पर गौर करना, इस प्लस के स्थान पर लिखा जा सकता है माइनस बी अपॉन ए। मित्रों समझ में आ गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। इसलिए ऐसा लिखा, ये माइनस बी अपॉन ए इसलिए लिखा क्योंकि हमने अभी सूत्र पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। क्यों लिखा हमने माइनस बी बटे ए, माइनस इंटू माइनस बी बटे ए प्लस बी बटे ए के स्थान पर क्यों लिखा, ताकि माइनस बी बटे ए के स्थान पर मैं सूत्र से अल्फा प्लस बीटा लिख सकूं, प्लस सी बटे ए बराबर 0। अब देखिए x² एजिटेज ये वाला माइनस एजिटेज इसके स्थान पर लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इसके स्थान पर लिखा जा सकता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो मित्रों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह से इस सूत्र का हम डेरिवेशन करते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि द्विघात समीकरण के दो मूल दिए गए हों और उनसे द्विघात समीकरण प्राप्त करना हो तो फॉर्मूला काम में लेते हैं x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी किया जा सकता है कि माना दो मूल दिए गए हैं, एक x बराबर अल्फा और एक x बराबर बीटा, और इनसे हमें द्विघात समीकरण प्राप्त करना हो तो इन दोनों का पक्षांतरण करो और पक्षांतरण करके इनको L2 में बराबर 0 पे कर दें। जैसे पक्षांतरण किया तो इसका तो आया x माइनस अल्फा और इसका आया x माइनस बीटा और इसको बराबर 0 में कर दिया। मैंने बोला ये दोनों L2 में लिख दिए और 0 के बराबर लिख दिए। उसके बाद आप गुणा करेंगे, गुणा करना जानते ही हैं, x का इंटू x से करें तो x², x का गुणा बीटा से करें तो माइनस x बीटा, माइनस अल्फा का गुणा x से करें तो माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा का गुणा माइनस बीटा से करें तो प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अगले स्टेप में x² यहां से माइनस का x कॉमा और ये बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इस तरह से भी दो द्विघात समीकरण के दो मूल दिए गए हों और द्विघात समीकरण प्राप्त करना हो तो दो विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाए, एक इस तरह से अपन कर सकते हैं, इस तरह से आया ये फॉर्मूला। तो मित्रों आज हमने द्विघात समीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ा और 100% इस द्विघात समीकरण में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। अगली वीडियो में मैं स्टैटिक्स जो पार्ट 4 जो अपन के मैथमेटिक्स कक्षा 10th में जो पार्ट 4 आता है पेपर में, पार्ट 4 के 5 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे एक एक करके। आपको पता है 6-6 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं तो उनको कल की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।